हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्णमाला की। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला होती क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। कुल वर्ण कितने होते हैं? तो कुल वर्ण हमारे होते हैं 52। अब 52 में से कौन कौन से होते हैं? तो देखें, इसमें से होते हैं 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं और 2 उच्चिष्ट व्यंजन होते हैं। अब देखते हैं इसमें 11 स्वर कौन कौन से हैं। तो 11 स्वरों में से सबसे पहले देखें तो क्या है? अ, फिर बड़ा अ, ई, उ, री, ए, ओ और अ। ये हमारे क्या हो गए? 11 स्वर हो गए। फिर क्या दिया है? 2 अयोगवाह। अयोगवाह कौन कौन से 2 हैं? तो एक होता है अनुस्वार और दूसरे होते हैं विसर्ग। फिर आता है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट में से 2 कौन हैं? तो अड़ा और अढ़ा। ये हमारे क्या होते हैं? उच्छिष्ट। अब आते हैं नीचे व्यंजन में। तो व्यंजन में देखें तो 33 व्यंजन होते कौन कौन से हैं? तो 33 व्यंजन में से सबसे पहले लिख क, फिर है ख, फिर है ग, घ, अंग, फिर अंगा। ये बोले कहाँ से जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं कंठ से। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ, न। ये कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धन्य से, मूर्धा, जिसमें जीभ ऊपर की ओर लटकती है। दूसरा छूट गया, सॉरी दोस्तों। तो दूसरा है कौन से हैं? च, छ, ज, ञ। ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो तालव्य से। फिर आते हैं हमारे त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। ये कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं दंत से। फिर आते हैं प, फ, ब, भ, म। ये कहाँ से बोले जाते हैं? प, फ, ब, भ, भ, म। ये किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। जब भी आप प, फ, ब, भ, म बोलेंगे तो बिना आप दोनों होठों की सहायता के बिना इन व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। फिर नीचे देखें, नीचे क्या दिया है? य, र, ल, व। य, र, ल, व होते क्या हैं? ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व ये होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। श, श, ह ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब इन्हीं में से अल्प प्राण और महाप्राण पूछे जाते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण होते कौन कौन से हैं? अल्प प्राण होते हैं 1, 3 और 5। 1, 3, 5 कैसे? तो 1, 3, 5 यहाँ पे देखते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक ये पहला कॉलम और ये तीसरा कॉलम और ये 5वां कॉलम। ये तो ये हमारे क्या होते हैं? ये पहला, तीसरा और 5वां। ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण कौन कौन से होते हैं? तो महाप्राण में होते हैं दूसरा, चौथा और 5वां। ये दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम, ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण तो हो गए कि पहला कॉलम में क्या है? तो 1, 3, 5। 1, 3, 5 ये हमारे क्या हैं? अल्प प्राण हैं। और महाप्राण कौन से हैं? तो महाप्राण में आते हैं दूसरे और चौथे कॉलम के। तो पहले कॉलम का 1, 3, 5 में देखें तो पहले कॉलम में क्या दिया है? क। ये देखें क। और फिर क्या है? तीसरे कॉलम में ग और 5वें कॉलम में क्या दिया है? अंगा। तो 1, 3, 5 ये क्या हो गए? अल्प प्राण। उसी तरह से दूसरा कॉलम में देखें नीचे च, ये पहले नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे हैं ज और 5वें नंबर पे हैं ञ। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। फिर आते हैं इधर ट, ठ, ड, ढ, न वाले कॉलम में देखें तो इसमें देखें तो अल्प प्राण कौन से हैं? तो ट है हमारा एक, फिर है ड है और क्या है? अण। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं इसमें? ट, ड और अण अल्प प्राण। फिर नीचे देखें त, द और न। ये तीनों त, द, न ये हमारे कौन से हो गए? अल्प प्राण। फिर प, ब और म। यहाँ पे देखें प, ब और म। ये पहला, तीसरा और 5वां ये क्या हो गए? हमारे अल्प प्राण।
अब नीचे चलते हैं इधर। फिर दूसरा और चौथा ये हमारे क्या होते हैं, महाप्राण। इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ख और घ। तो पहले वाले का देखें इधर, ये हमारे दूसरा हो गया और ये चौथा कॉलम। तो इसमें से जो भी यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा वो हमारा क्या होगा, महाप्राण। ये भी ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे नीचे, ये क्या होंगे, महाप्राण। तो महाप्राण में कौन कौन से आते हैं, इधर ख, पहले वाले में से ख आएगा और घ आएगा, ख और घ। दूसरे वाले में कौन है, छ और झ। तीसरे वाले में कौन है, ठ और, इसको मैं ऐसे नीचे खिसका दूँ, इसको पहले सबसे पहले यहाँ हटा देते हैं ऐसे। फिर ढ और ठ और ढ है, थ और ध है, फ और भ है। ये हमारे क्या है, महाप्राण। अब इसी में से पूछा जाता है कि सघोष और अघोष कौन कौन से होते हैं। तो सघोष और अघोष भी यहीं पे देख लेते हैं। इसमें से सघोष और अघोष कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का ये दो कॉलम, ये हमारे क्या होते हैं, अघोष। ये हमारे दोनों क्या होते हैं, अघोष, अघोष होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अघोष। ये हमारे क्या हो गए, अघोष। और यहाँ से यहाँ तक का तीनों कॉलम क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का ये तीन कॉलम, ये तीन कॉलम, ये हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सघोष। अब पूछा जाएगा कि इनमें से सघोष कौन कौन से हैं। तो सघोष में क्या क्या आएगा, ग, घ, ग, घ, अंग। इसी दूसरे कॉलम में से देखें तो ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म। ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सघोष। और यहाँ के यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या हो जाएंगे, अघोष। ये दोनों क्या हो जाएंगे, अघोष। अब नीचे चलते हैं। सघोष और अघोष भी हो गए, अल्पप्राण और महाप्राण भी हो गए। अल्पप्राण में आएंगे 1, 3, 5, महाप्राण में आएंगे दूसरा और चौथा। अघोष और सघोष, तो अघोष में आएंगे पहले के दो कॉलम और बाद के तीसरा, चौथा और पांचवा, ये किस में आएंगे, तो सघोष में आएंगे। अब यहाँ से देखिए श बचा क्या, य, र, ल, व, श, श, ह। तो य, र, ल, व, य, र, ल, व किस में आते हैं, उसे भी देख लेते हैं। य, र, ल होते हैं सघोष और अल्पप्राण। य, र, ल, व क्या होते हैं, तो ये सघोष होते हैं और अल्पप्राण। और श, श, श ये हमारे क्या होते हैं, अघोष और महाप्राण होते हैं। और ह हमारा क्या होता है, सघोष और महाप्राण होते हैं। ह हमारा क्या होता है, सघोष और महाप्राण। और अड़ा और अढ़ा, ये दोनों के दोनों बचे, अड़ा और अढ़ा। तो अड़ा क्या होता है, अड़ा होता है हमारा अल्पप्राण और सघोष होता है। अढ़ा तो होता है महाप्राण और सघोष। लेकिन इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये मूर्धा है, जिसमें जीभ ऊपर की ओर लगती है। ट, ठ, ड, ढ, ये हमारे मूर्धा में है। तो इसी तरह से अगर अड़ा और अढ़ा को भी बोल कर देखें तो जीभ ऊपर की ओर लगेगी। तो इसलिए ये हमारे किस में आएंगे, मूर्धन्य व्यंजन में। अब नीचे चलते हैं। नीचे क्या लिखा है, र हमारे लुंठित होते हैं और ला क्या होता है, पार्श्विक। र क्या होता है, लुंठित, ला होते हैं पार्श्विक। अब इसी तरह आते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को अलग अलग रूप में बांटते हैं। पहले होते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं, तो ई, ए, ए। अब बोल कर देखें, ई जब भी बोलेंगे ऐसे लगेगा जैसे ये सामने की ओर गिर रहे हैं। मध्य स्वर में क्या आता है, तो आ और पश्च स्वर जो पीछे से बोले जाते हैं। जब भी हम आ बोलेंगे तो आवाज़ कंठ से गले से निकलती है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, पश्च स्वर। आ, उ, ओ, आप बोल कर देखें, बोल कर देखने से भी समझ में आएगा आपको। फिर मुख द्वार खुलने के आधार पर इन्हें अलग अलग बांटा जाता है। पहले होते हैं विवृत। तो जब हम आ बोलेंगे तो मुख ऐसे पूरा गोल खुल जाएगा, इसलिए वृत्त के समान बन जाता है। तो बड़ा आ हमारा क्या हो जाएगा, विवृत। अर्ध विवृत में कौन कौन से आते हैं, आ, ए, ओ। और संवृत ई गई थी सवरने, उनके साथ चली गई उ। तो उ, ई और उ हमारे क्या हो गए, संवृत। यही प्रश्न में पूछा जाता है, इस ध्यान से समझेंगे।
फिर आएंगे अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में अब कौन कौन बचे हैं, तो ए और ओ, ये हमारे किस में आते हैं, अर्ध समृद्ध में। नीचे चलते हैं, फिर क्या दिया होगा, और फिर एक बिंदु ऐसे लगता है जिसमें देखो ऐसे लिखेंगे तो अंगा में एक बिंदु लगता है, एक बिंदु ऐसे ऊपर की तरफ लगता है, और एक बिंदु ऐसे नीचे की ओर लगता है, इधर इधर ऐसे। तो ये क्या होता है, अब देखिए जैसे पंचमाक्षर में अंगा में लगा हुआ है क ख ग ज और फ, ये अरबी फारसी के शब्द होते हैं, इसमें लगता है, और एक अनुस्वार में लगता है। पंप जैसे लिखा है पंप, अब देखो कई बार पंप को ऐसे लिखा जाता है, पंप को कैसे लिखा जाता है, पंप ऐसे ऐसे ऊपर की ओर बिंदु लगाते हैं। और कई बार पंप को कैसे लिखा जाता है, तो पंप को ऐसे आधा माँ में लिखा जाता है, ऐसे प, आधा माँ फिर प। तो ये माँ क्यों लिखे हैं ऐसे, देखो जब भी ऐसे बिंदु लगा होगा तो जहाँ बिंदु लगा रहता है उसका अगला वर्ण देखते हैं, अगला वर्ण क्या लिखा है, प। तो प का पंचमाक्षर देखेंगे तो क्या होता है, प, फ, ब, भ, फिर होता है माँ, माँ। तो इसका पंचमाक्षर क्या आ रहा है, माँ, इसलिए इसमें हम क्या लिखे हैं, माँ। इसी तरह अगर देखें तो क्या लिखा है, शंकर। तो शंकर श का पंचमाक्षर क्या होता है, तो श के बाद कौन सा अगला वर्ण क्या लिखा है, क। फिर क्या लिखा है, र। तो क का पंचमाक्षर क्या होता है, क का पंचमाक्षर क्या होता है, क, ख, ग, घ, और क्या आता है, अंगा। तो शंकर को हम कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पहले श, और जब भी ऐसे इसका हमेशा आधा वर्ण ही लिखा जाता है, तो अंगा को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे आधा नीचे हलन से। फिर क्या आएगा, क और र। तो ये हमारे क्या हो गए, शंकर। ये बिंदु लगाने के 3 नियम होते हैं अलग अलग। आप देखें इधर शंकर तो हो गया, अब होता है उत्क्षिप्त में। उत्क्षिप्त में 5 तरह के इसमें भी नियम होते हैं। 5 नियम का प्रयोग करके हम उत्क्षिप्त की पहचान कर सकते हैं। कैसे, किसी शब्द की शुरुआत में ऊपर प्रश्न मैंने लिया हुआ है, प्रश्न की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। मूर्धन्य जिसमें जीभ ऊपर की ओर ऐसे लगती है। अब देखें तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ग और घ। तो क्या ग और घ हो सकते हैं क्या, ग घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, क ख ग घ। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से, तो ये नहीं हो सकते। फिर दिया है ज और झ। ज और झ देखें, नीचे देखें तो इसका राइट आंसर होगा मूर्धन्य। और ये ज और झ दिया है, ज और झ क्यों नहीं हो सकते, देखें यहाँ पे पीछे हमने क्या पढ़ा है, ज और झ किस में आते हैं, ये देखें क ख वहाँ क्या दिया था, ग और घ दिया था ऑप्शन में। तो ग और घ तो किससे बोले जाते हैं, कंठ से। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ज और झ दिया था, ये किससे बोले जाते हैं, तालव्य से। तो ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या दिया था, ड और ढ। तो ये कहाँ बोले ये कौन से हैं, मूर्धा, इसलिए उसका राइट आंसर क्या हुआ था, मूर्धन्य। अब इधर देखते हैं, ऊपर हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर देखें, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण और महाप्राण हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ चुके हैं। तो अल्प प्राण में पहला क्या दिया है, छ और झ। छ और अल्प प्राण के लिए मैं क्या बताई थी, 1, 3 और 5, और दूसरे और चौथे के होते हैं महाप्राण। तो इसमें क्या दिया है, छ और झ। छ और झ, तो छ और झ हमारे क्या हो सकते हैं, क्या देखें, च पहले आता है, फिर आता है छ। तो छ तो दूसरे वाले में आता है, तो दूसरा वाले में आता है, तो दूसरा वाला तो क्या होता है, महाप्राण होता है। तो दूसरा वाला, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर आते हैं क और ग। क तो हमारे अल्प प्राण होते हैं, और ग किस में आ रहा है, तीसरे में। क ख, ऐसे देखें क ख और ग।
तो ये हमारा पहला हो गया, तो ये दूसरा में आता है तो ये तो नहीं होगा। तीसरे और पांचवें वर्ण की ज़रूरत है हमें, तो ये तो पहला में आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, तो पहला और तीसरा किस में दिया है, इस ऑप्शन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं इसमें था और धा नहीं हो सकते, क्योंकि क्या आता है, पहले ता आता है, फिर क्या आता है, था आता है, फिर क्या आता है, धा आता है। तो था किस में चला जाएगा, दूसरे वाले में। और दूसरा वाला हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है, क्योंकि हमने अल्प प्राण के लिए क्या देखे थे, 1, 3 और 5 देखे थे। तो एक पहला वर्ण चाहिए, तीसरा और पांचवा चाहिए, तो ये तो नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे प फ भ प फ किस में आ रहा है, दूसरे वाले में, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकते। फिर चलते हैं नीचे, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक के व्यंजन होते हैं पंचमाक्षर, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। फिर ए वर्ण क्या कहलाते हैं, ए और ए। देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ए किससे मिलकर बना होता है, तो आ प्लस ई, ये दोनों मिलकर तालव्य कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब नीचे चलते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं। अयोग वाह कौन कौन से होते हैं, तो अम और अहा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। फिर नीचे चलते हैं, नीचे क्या दिया हुआ है, निम्न में बताएंगे कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन में पिछले में बताई थी कि क्या हुआ था, जो इसमें लगातार 2 व्यंजन एक साथ आते। तो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, दिल्ली। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती है। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन कौन से होते हैं, जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं। एक तो होते हैं क, एक होता है ख, एक होता है ग, एक होता है ज और एक होता है फ। इस सब के आगे ऐसे नुक्ता लगा हुआ होता है, ऐसे ये अरबी फारसी के शब्द होते हैं। तो इसमें से हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ख और ग, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण हम पढ़े थे कि पहले के 2 कॉलम तो क्या होते हैं, अघोष होते हैं, और पीछे के 3, 4 और 5 ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो क ख हमारा किस में आ रहे हैं, अघोष, क्योंकि ये तो दूसरे नंबर पे आता है। फिर देखें छ किस में आता है, ये तो अघोष में आता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। पहले नंबर में आता है प, फ, ब, भ, म, ये किस में आता है, 5वें में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरा, चौथा और 5वां ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर देखें ट, ठ, ये किस में आ रहे हैं, दूसरे में, क्योंकि पहला और दूसरा कॉलम नीचे तक का पूरा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है, इनमें से हमें अमानक वर्ण बताने हैं। तो ये इनका राइट आंसर होगा सी। अब देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो क, ग, ज ध्वनियाँ किसकी हैं, ये अरबी फारसी के हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 50, 51, 52 और 53, तो कितने होते हैं, 52। फिर नीचे चलते हैं, छ किसके अंतर्गत आता है। छ ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये होते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है छ, एक होता है त्र, एक होता है ज्या, एक होता है श्र। ये हमारे 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। अब ये बनता किसके किसके योग से हैं, तो छ बनता है आधा क प्लस श, इसके योग से क्या बना है, छ। फिर आता है त्र किसके योग से बनता है, तो आधा ता प्लस र, इससे क्या बना है, त्र। फिर आता है ज्या, तो ज्या किसके में योग से बना है, तो आधा ज प्लस ञ, इससे क्या बना है, ज्या। फिर आएगा श्र, तो आधा श धन
र, इससे क्या बना है श्र। ये हमारे 4 संयुक्त अक्षर होते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं इसे ही। अब ये आता किसके बाद है, तो छ किसके योग से बना था, तो का प्लस श के योग से बना था। तो का के तुरंत बाद क्या आएगा, छ आएगा। इसी तरह त्र किसके योग से बना था, तो ता और रा के योग से बना था। तो त्र किसके बाद आएगा, ता के तुरंत बाद, ता के तुरंत बाद क्या आएगा, त्र आएगा। इसी तरह हमने देखा ज्या, ज्या किससे बना था, आधा जा और इया से बना था। तो ज्या किसके बाद आएगा, तो ज के बाद, ज के तुरंत बाद चा छा जा झा आता है, लेकिन हम झा नहीं लिखेंगे क्योंकि जा के तुरंत आधा जा और इया से क्या बनता है ज्या। तो ज के बाद क्या आएगा, इया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो छ का वर्ण किसके बाद आएगा, का के बाद, क्योंकि आधा का और श से मिलकर बना है छ। नीचे चलते हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्या किसके योग से बना है, आधा जा और इया। नीचे चलते हैं। अघोष, अघोष वर्ण कौन सा है, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। तो अघोष में कौन कौन से थे, तो पहले 2 कॉलम और ये हमारे क्या थे, अघोष। तो श श और ह पढ़ा था हमने, तो ह क्या होते हैं, सघोष होते हैं और महाप्राण भी होते हैं। लेकिन श, ऐसे वाला श और एक था श और ये श, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं और अघोष होते हैं। इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। अब देखते हैं घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ किस में आएगा, क ख ग घ। तो ये किस में आए थे, कंठ में। क ख ग घ, तो ये किस में आएंगे, कंठ में। अब देखते हैं इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन में हमने क्या पढ़ा था, छ त्र और ज्या, अक्ष त्र और ज्या, ये किस में आते हैं, संयुक्त व्यंजन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ये ज्या किस में आते हैं, संयुक्त व्यंजन में। ये अड़ा और ये अड़ा, ये क्या होते हैं, हमारे उच्छिष्ट होते हैं और ये क्या होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। फिर नीचे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत में कौन कौन से आते हैं, त थ द ध और न, ये हमारे किस में आते हैं, दंत में। तो ये त और यहाँ पे मिला ये त न और द, ये तो तीनों की तीनों किस में आ रहे हैं, दंत में। बचा क्या, डी टा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टा। टा क्योंकि किस में आते हैं, मूर्धन्य में। ट ठ ड ढ न, ये किस में आते हैं, मूर्धन्य में। अब देखते हैं जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, क्या अनुसार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसे क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अकारांत। फिर आएगा छ वर्ण किसके योग से बना है, तो छ किसके योग से बना है, तो आधा का और श से बना है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमने क्या पढ़ा था पीछे, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, 11। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, इनमें से बताना है कि स्वर कौन से नहीं है। तो इसमें क्या दिया है, इया, इया हमारा स्वर नहीं है। इया क्या है, इया क्या है हमारा, इया होते हैं व्यंजन, पंचमाक्षर होता है ये। तो क ख ग घ इया और अ ई उ ए, ये सब तो किस में आते हैं, स्वर में। फिर दिया है निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है,
ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, तो ट, ठ, ड, ढ, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, घ नहीं आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हमने पढ़ा था पीछे। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट में ही बताई थी कि वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर जो पीछे के हिस्से से बोले जाते हैं, तो कौन कौन सा था, आ बोल के देखिए, ये कंठ से बोला जा रहा है। ई तो ये तो अग्र स्वर होते हैं, ये आगे के हिस्से से बोले जाते हैं। ज, छ, ज, झ, ये सब ये हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता, पूछा क्या गया है इसमें, स्वर। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, अयोगवाह में क्या होते हैं, एक अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। एक ऐसे अनुस्वार और एक होता है अहा। तो ये हमारे क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं। तो इसमें क्या दिया है हमारा ऑप्शन, विसर्ग, क्योंकि अह किस में आता है, विसर्ग में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर आता है छ, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ किस में आता है, च, छ, ज, झ। तो छ किस में आ रहे हैं, तालव्य में। पहला वाला होता है कंठ, दूसरे नंबर का होता है तालु। फिर नीचे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन हमने पढ़े पीछे क्या क्या थे। तो पहला था छ और था त्र और था ज्या, नहीं है पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा, श्र। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन में कौन कौन, पहले वाले में था तो कंठ, कंठ में कौन कौन था, क, ख, ग, घ, अंग। और दूसरे वाले में था तालव्य, तालव्य में कौन थे, तो च, छ, ज, झ। ये हमारे किस में आएंगे, तालु। फिर आएगा त, थ, द, ध, ये किस में आएंगे, दंत में, दंत में, दंत्य। फिर आएंगे ट, ठ, ड, ढ, ये किस में आते हैं, तो मूर्धा में। यहाँ पे मैं लिख दूँ मूर्धा, मूर्धा में आते हैं। फिर आते हैं प, फ, ब, भ, ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं ओष्ठ में, ओष्ठ में आते हैं। नीचे चलते हैं। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध किससे होता है, केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है। फिर देखते हैं नीचे, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये पंचमाक्षर होते हैं, वर्ग के पंचम वर्ण। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कितने स्वर होते हैं, 11।